बाजार में बिकवाली का मूड हावी, निफ्टी करीब 200 पॉइंट गिरकर 21,900 के नीचे। बैंक निफ्टी भी फिसला, मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट ज्यादा। इंडिया विक्स 14% से ज्यादा बढ़कर 20 महीने की ऊंचाई पर। फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में गिरावट। ऑटो, सरकारी बैंक और सरकारी कंपनियों में सबसे ज्यादा कमजोरी। तीनों सेक्टर इंडेक्स 2% से ज्यादा नीचे। जेएलआर के सुस्त मार्जिन गाइडेंस से टाटा मोटर्स में भारी बिकवाली। शेयर 9% से ज्यादा फिसलकर बना वायदा का टॉप लूजर। वहीं अच्छे नतीजों के दम पर एबीबी 7% से ज्यादा उछलकर वायदा का टॉप गेनर। डॉक्टर लाल पैथ लैब में भी जोरदार तेजी। लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री को डिजिटल सर्विस देने वाली कंपनी इंडजीन ने निवेशकों को किया मालामाल। शेयर 45% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। करीब 70 गुना भरा था आईपीओ। सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी। और 2019 से बड़ी वाली आंधी। 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। पीएम मोदी का बड़ा दावा। नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, जीत की लगेगी हैट्रिक। 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। साउथ से आएगा सबसे बड़ा सरप्राइज। कल नामांकन से पहले आज काशी में करेंगे रोड शो। और चौथे चरण में लोकसभा की 96 सीटों पर वोटिंग जारी। वेंकैया नायडू, चंद्रबाबू नायडू, अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर जैसी बड़ी हस्तियों ने किया मतदान। चलिए आज सवाल जवाब होगा सर्वेंद्र जी से। और मार्केट इस समय 180 पॉइंट नीचे है निफ्टी और 350 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। लेकिन तस्वीर सबसे ज़्यादा खराब है मिड कैप की, जहां 750 पॉइंट की वीकनेस है, करीब 1.5% की। और एडवांस डिक्लाइन लगभग 5 गिरने वालों के सामने 1 बढ़ने वाला शेयर है। डे लोज के आसपास ये आंकड़ा आपको देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स का टॉप लूजर है टाटा मोटर्स, 9.5% के आसपास गिर गया अभी है। और एचपीसीएल 5% नीचे है। तो ये स्थिति बनती दिख रही है। सरवेंद्र जी, क्या लग रहा है आप मार्केट में? अनम्यूट करिए अपने को। जी माफी चाहूंगा मैं। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, और दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आई थिंक बहुत क्रूशल हफ्ता है ये। आज हम 22,000 तोड़ के हम डिसाइसिवली नीचे ट्रेड हो रहे हैं और अब 150 पॉइंट नीचे है स्पॉट में निफ्टी। तो आई थिंक थॉट वही रहेगा जो साल के स्टार्ट से रहा है कि भाई 20,000 20,100 का रिस्क बना हुआ है। और जैसे हम ऊपर बोल रहे थे कि भाई 22,800 700 के ऊपर बहुत ज्यादा जा नहीं पाएगा। तो आई थिंक वही थॉट है। और अब लग रहा है कि आज का जो ब्रेकडाउन है ये काफी क्रूशल है। तो अब देखते हैं शाम को आप कैसे बंद करते हैं। बट लग रहा है कि रेंज अब नीचे टूट गई है और ये एक तकरीबन 600-700 पॉइंट की रेंज थी। तो अगर मान के चलें कि 22,100 के आसपास से रेंज टूटी है, तो आप समझ के चलिए कि 600-700 पॉइंट वहां से नीचे आप और जा सकते हैं। तो अब कहीं इमीडिएट लेवल पे 21,500 का दायरा निफ्टी स्पॉट के लिए खुल गया है। और लार्जर ट्रेंड तो मैंने आपको बोला ही है हमेशा से, साल के स्टार्ट से, कि भाई कहीं लार्जर ट्रेंड में रिस्क बचे नहीं है। तो थॉट वही है कि बाजार धीमे धीमे नीचे फिसलेगा। सबसे मजबूत सपोर्ट आप कह रहे हैं 21,500 पे है? जी, जब आप एक बड़ी रेंज बनाते हैं, जैसे आपने एक 600 पॉइंट की रेंज बनाई थी और 22,100 22,000 के आसपास अगर उसके सपोर्ट्स थे, वो अब टूटी है, तो आप 500-600 पॉइंट नीचे निकाल के चलेंगे तो 21,500 के आसपास के इमीडिएट लेवल्स आएंगे टारगेट्स। बट साल का जो इनिशियल टारगेट हम लेके चले 20,000 20,100 का, वो मेंटेन्ड है। उसको हमने अभी तक चेंज नहीं किया। ओके, चलिए अब सवाल। अच्छा, सवाल सिलेंस पहले मुझे ये बताओ, आपकी टाटा मोटर 9.5% गिरा, और कितना गिरेगा ये? देखिए बहुत डार्लिंग स्टॉक हो गया है, कंसेंसस है और काफी अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। तो ऐसे हम हमेशा मैंने बोला कि एक्सीडेंट ऐसी जगहों पर ही होते हैं। तो अब खराब न्यूज पचाने बेस्ट तो सारा प्राइस दिन है। अब खराब न्यूज एक आई है, अब और अगर आएंगी नहीं तो अलग बात है। बट फिलहाल ऐसा लग तो रहा है आज का ट्रेंड देख के कि भाई इमीडिएट लेवल पे अगर ये हफ्ते का क्लोज खराब आया, तो पहला जो संकेत, पहला रेड फ्लैग टाटा मोटर्स के लिए एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड में, जैसा निफ्टी का जनवरी में आ गया था, उसका टाटा मोटर्स का पॉसिबली अभी ये मई जून में आएगा। तो मुझे लग तो रहा है कि ट्रेंड कहीं पलट रहा है, बट अभी क्लियर नहीं है। सो आज तो काफी गिर गया है, तो यहां से तो कुछ नहीं करना। बट आई थिंक किन्हीं के पास है तो उछालों में निकलने की कोशिश करें। ओके, चलिए सवाल लेते हैं कुछ। सुमित गिंदोरिया मुजफ्फरपुर बिहार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा पहला सवाल था, एसबीआई है मेरे पास 200 शेयर 772 पे, और
दूसरा 700 शेयर है टाटा मोटर्स 336 पे। तो टाटा तो आपने अभी सुन लिया, जी अभी एसबीआई का लेते हैं सवाल आपका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 शेयर 772 पे। देखिए, शोज शायद ये रेगुलरली नहीं सुनते हैं, अगर सुनते हैं तो इनको मालूम होना चाहिए कि हमने 820-30 के आसपास टारगेट्स दिए थे जब 750 चला करता था। आई थिंक इनको थोड़ा मुनाफा उछालों में बांधने की तैयारी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी के भी हाल बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं अभी, और ओवरऑल सब जगह थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, तो ये सबसे लेट चला है। मान के चलिए हैवी वेट्स में सबसे लेट ये चला है बैंकिंग में, बैंक निफ्टी में, और इसने भी अपने टारगेट्स पूरे कर लिए हैं। तो मेरी राय तो रहेगी कुछ हालों में निकले। ओके, सेल ऑन राइज, उछाल मिले तो एसबीआई से बेच के निकलने का है। संजय जी कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय जी बताइए। हाँ नमस्कार नमस्कार। जी हाँ सर, बोल रहा हूँ मेरे पास बालाजी एमाइन से 31 शेयर से 2169 रुपीज पर, क्या इस लेवल पर और ऐड कर सकता हूँ और इसका टारगेट क्या हो सकता है? ओके, बालाजी अमाइंस ऐड करना चाहते हैं, जी करें क्या? नहीं बिल्कुल ऐड करने का, नया तो कुछ करने का, जैसे मैंने बोला अभी नया करवाने का और नया करने का तो बहुत ज्यादा थॉट नहीं है। तो आई थिंक जो है उसमें अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे बना रहना चाहें तो बने रहे, बट मेरे हिसाब से तो नया ऐड ना करें। तो भाई बालाजी अमाइंस में नया कुछ नहीं करने का है इसमें अभी संजय जी, क्योंकि अभी मार्केट बहुत वैसा नहीं लग रहा तेज वाला, तो इसमें आप रुकिए। बल्कि उछालों में क्या निकल जाने की सलाह है? नहीं देखिए, ये तो ऑलरेडी बहुत पिट गया है नीरज जी। देखिए बहुत काफी पिटा हुआ स्टॉक है, और 4,000-5,000 के आसपास से मोटा मोटी यहाँ पे आया हुआ है। तो आई थिंक जो करेक्शंस जैसे बाजार में चाहिए थे या जो लार्जर स्टॉक्स में चाहिए थे वो काफी जगहों पे आ गए। तो उनमें से ये एक नाम है जो अपना करेक्शन 2-2.5 साल का कर चुका है। तो यहाँ पे मेरी और बेचने की राय नहीं है। तो जब बेचने की राय नहीं है तो फिर खड़े रहें, जो इनके पास है उसमें खड़े रहें। ओके, चलिए एक मैनेजमेंट से बात करते हैं, थर्मैक्स से। और कंपनी ने जो है अपने चौथी तिमाही की जो नतीजे पेश किए वो बहुत ही बढ़िया नतीजे हैं। 22% मुनाफा बढ़ा है, साथ ही 20% आमदनी भी देखने को मिली है बढ़त के साथ, और एबिटा 37% बढ़कर 273 करोड़ के पार चला गया है। तो ऑल फ्रंट्स पे नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष भंडारी जी। आशीष जी नमस्कार सर। नमस्ते नीरज जी। आशीष जी, पहले तो नंबर से पहले मुझे एक इस समय का जो बिग एनवायरनमेंट है कंट्री का, इकोनॉमी का, उस पर बताइए क्या आप लोगों की राय क्या बनती है? बोर्डरूम में आप लोग सुबह चाय पीते समय क्या डिस्कस करते हैं? बोर्डरूम में बातें कम होती हैं, फील्ड में ज़्यादा होती हैं। मैं दोनों की बातें बता सकता हूँ। दोनों जगह मूड ऑप्टिमिस्टिक ही है। जो छोटे मोटे इलेक्शंस वगैरह के लिए टेम्परेरी ऊपर नीचे है वो चलते रहेंगे, बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है पॉजिटिव ही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जहाँ से भी मैं बात करता हूँ, पिछले 2 महीने में हम रोड शो टाइप कर रहे थे जहाँ मैंने 1000 से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स करीब इंडिया के 8 सिटीज़ में आए थे थर्मैक्स के इन रोड शोज़ में। जहाँ से भी बात की है जनरल मूड पॉजिटिव ही है। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, नए बिजनेसेस में एंटर करना चाहते हैं। काफ़ी जगहों में रिस्क भी है, स्पेशली ये जो नई एनर्जी और ग्रीन एनर्जी वाली एरियाज हैं वहाँ पे काफ़ी टेक्नोलॉजी के ओपन प्रश्न हैं अभी भी, जिनमें रिस्क भी आता है, पर उस रिस्क के साथ अवॉर्ड भी पॉसिबल है। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही मोमेंटम है एंड पॉजिटिव ही मूड है। ओके सर, इससे पहले कि हम आपके डिटेल में थोड़ा नंबर्स में समझें या प्रोस्पेक्ट, एक छोटा सवाल और। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं बहुत तरह तरह की बातें चलती हैं और मार्केट बहुत जिटरी हो गया है, इस समय बड़ा रिएक्ट वैसा ही कर रहा है। क्या आपके जो क्लाइंट हैं जिनके भी आप बात कर रहे थे 1500, उनके अंदर भी कोई आशंका चिंता है? मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात मैं पर्सनली और हमारी कंपनी की लीडरशिप भी डे टू डे हमारा स्टॉक प्राइस देखती भी नहीं है। प्राइस नहीं, जो हम हर दिन बिजनेस एनवायरनमेंट सर, उस पे टाइम, हाँ, बट जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है पॉजिटिव ही है। एक तो सेक्टर्स हैं जहाँ पे स्टील जैसे, शुगर जैसे, एग्रोफ्यूल्स, वहाँ पर काफ़ी कस्टमर्स ने अपने डिसीजंस होल्ड पे रखे हैं, थोड़ा इलेक्शन की वजह से, थोड़ा बारिश वगैरह, प्रोडक्शन कैसा है उस हिसाब से। तो थोड़ा सा स्लो डाउन पिछले 1-1.5 महीने में डेफिनेटली है,
कि इलेक्शंस का क्या नतीजा आता है उस बेसिस पे। पर जिससे भी बात की है वो सब कह रहे हैं बस 1-2 महीने का ठहराव है, उसके बाद वापस एक्शन का टाइम है। ओके सर, परफेक्ट। ये बहुत ज़रूरी था समझने के लिए, क्योंकि आजकल लोग थोड़ा बिग पिक्चर जरूर समझना चाहते हैं। अब सर नंबर्स पे बात करते हैं आपकी। अलग अलग सेगमेंट्स हमने देखा, बहुत अच्छा है। केमिकल वाला थोड़ा सा नरम है, और वो मुझे बताइएगा क्यों है ऐसा। और जो आपने ग्रीन एनर्जी वाले में कहा कि टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस या अभी क्लैरिटी नहीं कि किस तरह की चीज़ें हों, उसमें आगे का आउटलुक कैसा दिख रहा है? हाँ, तो पहले केमिकल्स लेता हूँ। केमिकल्स आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही है, 18% से ऊपर है। ग्रोथ जैसे हमने कमिट किया था वो नहीं हो पाया है। 2 कारण है उसके। एक, जो हमारे थोड़ी स्ट्रैटेजी वगैरह वाले एक्शंस थे डिमांड इंक्रीज करने के, वो थोड़ी स्लो हैं। पर ये आने वाले साल में मुझे बहुत बुलिशनेस है केमिकल बिजनेस को लेके। दूसरा, एक हमारा केमिकल्स बिजनेस एक्सपोर्ट भी काफ़ी करता है, और ये जो लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हुए हैं उसकी वजह से हमारा काफ़ी सामान पानी पर था, और जिसको कि हम रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये 2 रीजंस हैं केमिकल बिजनेस के लिए। न्यू एनर्जी में 2 हिस्से हैं। एक है जहाँ पे बिजनेस ग्रो कर रहा है, जो कि हमारा बायोमास से जिससे हम स्टीम बनाते हैं वो बिजनेस, और जो रिन्यूएबल पावर वाला बिजनेस है, सोलर विंड हाइब्रिड वाला वो बिजनेस। ये दोनों बिजनेस स्टेबल बिजनेस हैं, कंटिन्यू टू ग्रो, और इनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी जा रहा है। इसके अलावा एरियाज हैं जो कि हाइड्रोजन को लेकर हैं जैसे, और फ्यूल सेल्स को लेके, बाकी एक बायोफ्यूल्स वाला भी एरिया है। इन एरियाज में टेक्नोलॉजी पे अभी थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, और डिमांड पे भी थोड़ी कम क्लैरिटी है। पर अगले 3-4 साल में यहीं पे बहुत काम करना है, क्योंकि ये जो एरियाज हैं अगले 20-30 साल वाले ग्रोथ एरियाज हैं। ओके आशीष जी, क्या एनर्जी में अभी भी कन्वेंशनल सेगमेंट में ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा ड्राइव वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि रात में बिजली स्टोर नहीं की जा सकती, तो फिर घूम फिर के वहीं चले गए? देखिए, अभी इंडिया ऐसी की ग्रोथ में ऐसा चल रहा है कि हर पोर्शन पे हमें पावर चाहिए। मुझे इंडिया वापस आए करीब 11-12 साल हो गए हैं हम, और इन 12 सालों में पिछले 1 साल में ये डिस्कशन कि ओवरऑल इंडिया में पावर शॉर्टेज हो सकती है अगले 3-4 सालों में, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी एडिशन है वो अभी हमें काफ़ी करनी पड़ेगी। इसीलिए गवर्नमेंट है, कोल पावर प्लांट्स भी देख रहा है, और रिन्यूएबल्स पे भी फोकस है। और ये दोनों जो व्हीकल्स हैं इन पे दोनों पे 5वें गियर 6ठे गियर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में पावर का डिमांड बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, डेटा सेंटर्स का ग्रोथ है, कंज्यूमर्स की डिमांड का ग्रोथ है। तो हर तरफ से पावर डिमांड का ग्रोथ ही है। तो अभी कन्वेंशनल पावर जो कि कोल बेस्ड है, वहाँ पे भी बहुत नए प्लांट्स आ रहे हैं, और वहाँ पे भी डिमांड बढ़ेगा, और जो रिन्यूएबल पावर है वहाँ पे भी बहुत बढ़ेगा डिमांड। सर, क्या आपको लगता है कि ये एक डिकेडल थीम है एनर्जी की, वो किसी भी सोर्स से आए, रिन्यू से आए या ओल्ड से आए, बिल्कुल, ये कम से कम 10-12 साल अभी जोरदार तरीके से चलेगी? बल्कि उससे भी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन है वेस्टर्न वर्ल्ड से 1/10 है, और मतलब चाइना के करीब में भी पर पर्सन के बेसिस पे 1/3 से भी कम है। तो इंडिया जैसे अगले 25 साल में बढ़ेगा, ग्रो करेगा, एनर्जी डिमांड बहुत ग्रो करेगी। और एक तो एनर्जी डिमांड ग्रो करेगी, और दूसरा ये एनर्जी में शिफ्ट है, एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि जो एनर्जी है उसको कार्बन फुटप्रिंट और कम करना है, तो उसमें भी बहुत इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, कार्बन कैप्चर की, ये सल्फर डाइऑक्साइड रिडक्शन की, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज भी आएंगी, और डिमांड भी बढ़ती रहेगी। सो ये डेकेडल ही नहीं, बल्कि 20-30 सालों का शिफ्ट है एनर्जी में। 20-30 सालों का साल। अच्छा, एक सवाल में मैं 3 सवाल जोड़ देता हूँ छोटे छोटे, वो बताइएगा कि FY25 के लिए आपका ग्रोथ ड्राइवर क्या है, और क्या करंट मार्जिन जो बढ़ के है ये और बढ़ सकते हैं? तीसरा, आपने इतना लोन क्यों बढ़ा लिया अपना? देखिए, तीनों एक एक करके लेता हूँ। पहले लोन सिंपल है, लोन खाली जा रहा है रिन्यूएबल्स बिजनेस में, और ये एसेट पे है।
कंपनी पे नहीं है, इंडिविजुअल एसपीवीज पर है, जहाँ पे रिन्यूएबल पावर के जो हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं वहाँ पे 30% इक्विटी जाती है, 70% डेट जाता है। यही उस इंडस्ट्री का नॉर्म है और वहीं पे डेट आ रहा है। तो वो दूसरी बात रही। पहली बात, इस साल में मैं क्या देखना चाहूँगा, 3 चीज़ें देखना चाहूँगा। सबसे पहले जो जिस जगहों पे हम अच्छा कर रहे हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, इन सारी चीज़ों पे मैं मार्जिन को स्टेबल देखना चाहूँगा और ग्रोथ वापस देखना चाहूँगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल इंफ्रा, जहाँ पे मार्जिन्स भी थोड़े कम है और ओवरऑल लार्ज ऑर्डर्स भी नहीं आए, वहाँ पे दोनों में मैं लार्ज ऑर्डर्स भी देखने की एक्सपेक्टेशन है इस साल और मार्जिन इम्प्रूवमेंट की है। और तीसरा रहा न्यू एनर्जी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रेगुलरली चलते रहे, स्टेबल रहे बिजनेस। यहाँ पे मैं नई एनर्जी पे जो हमारे थोड़े टेक्नोलॉजी डिसीजंस हैं उन पे क्लैरिटी और इन्वेस्टमेंट, ये मेरे 3 बिग एक्सपेक्टेशन है इस साल के लिए। इसका नेट क्या रहेगा, मतलब जो आप पूछ रहे हैं क्या मार्जिन्स थोड़े और इम्प्रूव हो सकते हैं, हल्के से और इम्प्रूव हो सकते हैं, पर मार्जिन से ज़्यादा मेरा फोकस इस साल हमारा पूरा है कि जिन जिन एरियाज में हमें इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इस साल करीब 70-80 करोड़ हमने साइड में रखे हुए हैं कि नई ये जो कुछ नए इंटरेस्टिंग एरियाज है वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़े एट द कॉस्ट ऑफ बॉटम लाइन, वो हम करेंगे क्योंकि ये इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आशीष जी ने आपने, क्योंकि आप मतलब एक मैनेजमेंट को अगर बड़ी ग्रोथ दिख रही है तो थोड़े समय के लिए बॉटम लाइन से पैसा निकाल के उधर डाला जा सकता है। और आपने एक अच्छा इंसाइट दिया कि एनर्जी सेक्टर 10-20 साल की थीम है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और नए वित्त वर्ष की बहुत शुभकामनाएं आपको। नमस्ते आपको भी, आपके दर्शकों को भी, थैंक यू जी। तो ये थे थर्मेक्स के मैनेजमेंट से बातचीत, जिसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने करी हैं। उसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। लगातार इस बात को मैं हाईलाइट करता रहता हूँ कि पावर एक ऐसी सेक्टर, एक ऐसी थीम है जो अगले 10, 20, 30 साल चलेगी इंडिया में। सर्वेन जी, थर्मेक्स कैसा लगता है आपको? नीरज जी, बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं भी बहुत अच्छा, ये आज एक केस स्टडी निकली है। देखिए, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, मान लिया, और बहुत अच्छे आगे रिवॉर्ड भी देगा। लेकिन ये मान के मैं अपने जब टेक्निकल स्टडीज जब लोगों को पढ़ाता हूँ तो यही बताता हूँ, इसमें खाली 40,000 शेयर होल्डर हैं इस स्टॉक में, और उसमें से खाली म्यूचुअल फंड और रिटेल मिला ले तो 20%, यानी 8,000 लोग ही इसमें पैसा कमा। कितनी भी आपकी तमन्ना रहे थर्मैक्स में पैसा कमाने की, और इस चैनल को करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन खाली 8,000 लोग थर्मैक्स में पैसा कमा पाएंगे इंडिया में, क्योंकि बाकी तो एफआईआई और प्रमोटर के पास स्टेक है। तो तमन्नाएं बहुत होती है पैसा कमाने की, लेकिन ये सारे स्टॉक जो हैं इनको आप टेक्निकली बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जब कम से कम ट्रेड होता है तो 30-1,000 शेयर ट्रेड होते हैं इसके, 30-40,000 शेयर, और कभी 1 लाख 2 लाख भी हो जाते हैं। बट जब लिक्विडिटी जाती है तो ये 30,000 शेयर भी नहीं ट्रेड हो पाता है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डिंग बहुत ही ज्यादा कम लोगों के पास है। तो इसमें सेफ्टी तो डेफिनेटली, अगर जब तक कंपनी अच्छे से करती रहेगी तो बहुत सेफ हैंड्स में है और चलते रहेगा, लेकिन आपको मिलेगा नहीं ना। 8,000 लोग ही हैं रिटेल में जिनके पास ये माल है। ओके, अगला सवाल लेते हैं काव्या का, पंचकुला से हमारे साथ जुड़ रही हैं। काव्या जी नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए काव्या जी। Call recording has now ended. ओके, कॉल कट गया है। अगला सवाल प्रियंका गुप्ता का, मंडीदीप से। प्रियंका जी नमस्कार। सर नमस्कार, मैं प्रियंक गुप्ता बात कर रहा हूँ। ओके भाई, नाम सही करो यार, देखो गलती करा दिया आपने, जेंडर बदलवा दिया। प्रियंक गुप्ता, मतलब प्रियंका पढ़ दिया मैंने। नहीं, प्रियंक गुप्ता एक्चुअली होती है ये मिस्टेक। मैंने अंकल जी ने कठिन नाम रख दिया आपका। यस सर, एक्चुअली मैं आपका चैनल देखता हूँ, मैं आपसे काफी इम्प्रेस होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, काफी ज्यादा नॉलेज मिलता है मुझे उससे। सर मेरा एक्चुअली एक सवाल था हुडको के लेके। मेरा एक्चुअली बाइंग है 222 और शेयर है मेरे पास 502। अभी बाइंग किया है मैंने उसे। अच्छा, अभी किया है? मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म। यस सर, अभी कुछ टाइम ही हुआ है, लास्ट 1 वीक में ही। ओके, तो मुझे इसे लॉन्ग टर्म में रखना है, तो मैं इसे कब तक रख सकता हूँ? सरवेन जी, हुडको अभी खरीदा 1-2 हफ्ते पहले, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है इनको, तो क्या राय बनती है? देखिए, क्लासिक केस है। आई थिंक ट्रेड में थोड़ा लेट आए हैं मेरे हिसाब से। ये अगेन ये एक बहुत डार्लिंग शेयर रहा है, पहले चला नहीं था, बहुत लोगों को निराश किया, और अब 30 रुपए से लेके नॉन स्टॉप
200-210 तक ये जो गया है अभी, तो आई थिंक काफी रिटर्न ऑलरेडी इसने लास्ट 1.5-2 साल में दे दिए हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ से आउट परफॉर्मेंस होगी ऐसा मेरा मानना नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में अगर ये बोल रहे हैं तो कहीं इनको डेफिनेटली एक, जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि आपके पास एक कट ऑफ प्राइस होना चाहिए कि भाई जहां से आपने लिया वहां से आप स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे। सो 15 से 20% अगर एक मैक्सिमम जाऊं एक लॉन्ग टर्म में, तो वो इनका इसमें डेफिनेटली स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से होना चाहिए। भले ये 12-18 महीने होल्ड करना चाहते हैं, पर किन्हीं कारणों से 30-40 रुपए अगर ये टूट जाता है तो इनका ट्रेड खतरे में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी तो राय रहेगी कि टाइमिंग स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट टाइमिंग यहाँ पे इनकी लॉन्ग टर्म में गलत है। स्टॉक ऑलरेडी 7-8x होके आया है। अगर 180 का स्टॉप लॉस लगाएं जी और फिर 2 साल के लिए होल्ड करें, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब अगर उनका वो रिस्क एपेटाइट है, अगर 20% कैपिटल पे ड्रॉडाउन बेयर कर सकते हैं और ये उस माइंडसेट के लॉन्ग टर्म प्लेयर प्रियंक जी कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं इसको? नो इशू सर, पेशेंस है मेरे पास, प्रॉपर पेशेंस है, आराम से रुक सकता हूँ 2 साल 3 साल, कोई इशू नहीं है। नहीं, बट 180 रुपए का स्टॉप लॉस बजाने का आपके पास हिम्मत है? पेशेंस तो एक अलग चीज हो गई। 180 का नो stop loss- नो 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 इशू सर, नो इशू सर। ठीक है, होल्ड करिए, फिर होल्ड करिए। ओके, ओके सर, ओके, 180 थैंक यू सर। के आसपास स्टॉप लॉस रखिएगा और इसको होल्ड करिएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज इसमें डेवलप हो रही हैं। अच्छा, अगला सवाल है अनिल चोपड़ा का दिल्ली से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताओ मैं सर। आपके प्रोग्राम का रेगुलर लिसनर हूँ हाँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अप माय क्वेश्चन इन योर प्रोग्राम। अब बताइए सवाल क्या है सर? सर मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प के 20 शेयर्स हैं जो मैंने 2789 पे लिए थे एवरेज प्राइस पे, और मारुति के हैं मेरे पास 11 शेयर जो मैंने एवरेज प्राइस पे लिए थे 8513। और मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए। और एक सर मेरा क्वेश्चन ये, मैं आपके प्रोग्राम में रेगुलर सुनता हूँ कि हमें बीच बीच में से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो प्रॉफिट बुक करने का क्या बेसिस होना चाहिए, किस बेसिस पे हमें रेगुलर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे शेयर्स हैं और सब में मैं 40% 50% ऑलमोस्ट प्रॉफिट पे हूँ इस समय। ठीक है अनिल जी, इसके बारे में गाइड कीजिए। ओके सरवन जी, पहले तो क्विकली बहुत संक्षेप में दोनों सवालों पे, हीरो मोटो और मारुति दोनों इन्होंने बहुत अच्छे प्राइस पे खरीदे हैं, उस पर क्या करें ये। और फिर जो दूसरा वाला सवाल है कि प्रॉफिट बुक करने की जो आप लोग सलाह देते हैं कब बुक करें, फार्मूला क्या है? देखिए दोनों, अब फार्मूला तो मुझे मेरा ही बताना पड़ेगा, इनका फार्मूला तो नहीं चलेगा मुझसे पूछे। नहीं, तो मेरा आपका ही formula यही है फार्मूला। कि पेट भर गया और चीज बहुत ओवरबॉट है और अपने 3-4 साल के साइकिल्स के कहीं स्विंग टॉप पे है तो बुक करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मारुति के लिए तो डेफिनेटली मैं इनको बोलूंगा थोड़ा मुनाफा बांधें। काफी चल गया है और थोड़ा उसको मुनाफा बांधें, यहाँ पे 1/3 1/4 जो इनको दिल करे थोड़ा मुनाफा बांधें, पैसा घर पे लेके जाएं, वही काम आएगा। और हीरो मोटो में आई थिंक अगर चाहें तो 4430 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखे ट्रेलिंग, और चाहें तो जैसे मैंने बोला 15 दिन और, अब 15 दिन नहीं, अब 10 वर्किंग डे और, पॉसिबली 10-12 वर्किंग डे और बने रहें और जितना जूस पॉसिबली निकल सकता है निकालें। इलेक्शन के रिजल्ट्स के आसपास थोड़ा मुनाफा बांधेंगे तो आई थिंक मौके मिलेंगे बाद में इनको लेने के लिए। तो दोनों में प्रॉफिट बांधिए, चूंकि आपका ट्रेड बहुत अच्छा है। ये सरवेन जी, एक बात जो आप ये कह रहे हैं ना कि जब पेट भर जा रहे, पेट भरता ही नहीं भैया, दिन में 4 मील खाता हूँ मैं दिन में, कैसे भरेगा पेट? देखिए अपनी ग्रीड पे इनको सबको खुद कंट्रोल रखना पड़ेगा। अच्छा चलिए, इनका जो भी होराइजन रहा हो, इन्होंने जब स्टॉक लिया था तो कितना कमाने के लिए लिया था, कुछ तो दिमाग में एक नंबर लेके चलना पड़ेगा। वो नंबर आपका जब पूरा होता है तो बुक करिए। अब वो आपका क्या नंबर है वो आप डिसाइड करिए, बट मैं तो कहता हूँ अगर साल के 20-24% बन रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकली अगर आप 20-22% कमा रहे हो, विच इज द बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न जो आप बाजार से निकालोगे, अगर वो आपका बन रहा है तो आई थिंक आपको मुनाफा बांधना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा किसी का बना नहीं है आज तक। एक लॉन्ग डेटेड एवरेज की बात कर रहा हूँ, 20-22% कैगर इज अ वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, ये तो बात सही है आपकी, लेकिन अब चल रहा है तो आदमी को लगता है चल ही रहा है। अभी एक बहुत बड़े विद्वान का निधन हुआ है जिनको हम लोग सुबह से श्रद्धांजलि दे रहे थे। आशीष बता रहे थे कि 66% के CAGR उन्होंने बनाया है। अरे हम लोग की कल्पना तो वही रहती है ना कि उतना बड़ा बनना चाहिए। नहीं, मैं भी उनको बहुत फॉलो करता हूँ। हमारे भी सोकॉल्ड अब एकलव्य जैसे गुरु थे, क्योंकि उनको वहां मिल तो नहीं पाए, लेकिन उनको देख देख के, उनकी बुक्स पढ़ के, उनके केस स्टडीज पढ़ के सीखे। मैंने भी उनको कल जब ये न्यूज आया तो मैंने भी वही ट्वीट किया कि भाई श्रद्धांजलि इनको बिल्कुल। और ये सारे क्वांट ट्रेडर्स के तो गुरु और बाप ही हैं। ही इज द फादर ऑफ क्वांट। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था मैथ्स को लगाना चार्ट्स के ऊपर या प्राइस के ऊपर। तो आई थिंक सबको उनसे सीखना चाहिए और बहुत अच्छे डिसिप्लिन से उन्होंने ट्रेड किया। देखिए उसमें जो की है वो डिसिप्लिन से उन्होंने ट्रेड किया, मैथमेटिकल मॉडल्स पे ट्रेड किया। जब मॉडल्स ने बोला एंट्री तो एंट्री, जब मॉडल्स ने बोला बेचो तो बेचो, जब मॉडल्स ने बोला स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस। फिर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने मैथ्स को और क्वांट्स को एल्गो को दे दिए सिस्टम, जो कि अब काफी लोग दे रहे हैं,
तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। प्लस उन्होंने मार्केट्स वो ट्रेड किए जो सबसे लिक्विड है, हर आदमी इक्विटी मार्केट में पड़ा रहता है, लेकिन आप देखिए उन्होंने क्या बोला, फॉरेक्स, कमोडिटी, सबसे ज्यादा उन्होंने वो ट्रेड किया। क्यों? वहां इक्विटी मार्केट से वॉल्यूम ज्यादा है, इक्विटी मार्केट से ज्यादा ग्लोबल मार्केट में कमोडिटीज में वॉल्यूम है, कमोडिटीज से ज्यादा फॉरेक्स में है, फॉरेक्स से ज्यादा कहीं ट्रेजरीज में है, जो लोग डेट ट्रेड करते हैं, 10 ईयर बॉन्ड्स जो ट्रेड करते हैं। तो आप इक्विटी वाले जो है ना, लोवेस्ट लास्ट के पास 10-15% वाले मार्केट में, ऊपर का 70-80% तो कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा है, सब लोग इक्विटी में ही लगे हैं। बट कमोडिटीज कौन ट्रेड करेगा, गोल्ड सिल्वर कौन करेगा, और अरे सरवेन जी, बॉन्ड्स कौन ट्रेड करेगा? सरवेन जी, क्या है ना, एक जो ट्रेजरी वाला आप बता रहे हो ना, मनी मार्केट, उधर क्या बहुत वॉल्यूम, बहुत पैसा लगता है। वो इधर तो का 1-2-4 शेयर में 1 लाख में काम हो जाता है, उधर ज्यादा पैसा लगता है। नहीं सर, यूएस 10 ईयर में मार्जिन निफ्टी के जैसे ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। यूएस 10 ईयर में अपना हमारा निवेशक कहाँ आवाज ट्रेड करेगा जाके? हाँ नहीं, वो आपके पास सही है, वो ठीक है। उन्होंने जो सबसे बड़ा पैसा कमाया है वो कमोडिटीज मार्केट से कमाया उसका है। कारण ये कि वहाँ पे बहुत वॉल्यूम है और बहुत थिन मार्जिन पे ह्यूज वॉल्यूम करके आप कर सकते हैं। ये बात सही है कि इक्विटी मार्केट वर्ल्ड की तुरंत ट्रेडिंग मार्केट 10% भी नहीं होगा, जितना बड़ा बॉन्ड मार्केट, जितना बड़ा इक्विटी मार्केट है। बहरहाल पैसा बनना चाहिए, चाहे जैसे बने, चाहे कमोडिटी में बने, चाहे इक्विटी में बने, और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए फिलहाल। और छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, लेकिन इस वक्त इस बीच मिड कैप में और ज़्यादा गिरावट हो गई है, 800 पॉइंट निकल गया है। इसके बाद देखिए खिलाड़ी नंबर 1।